अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला फेज मुकम्मल हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने आसानी सीटें वहां पे जीती हैं, तकरीबन 80% सीट वो जो है वहां पे जीत चुके हैं। और ऐसा लगता है कि सिंध में अब तक कोई मुतबादिल नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इसकी क्या वजह है और जो अगले फेजेस आने वाले हैं उनमें क्या होने जा रहा है? और अगले फेज में जो है एक इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने जा रहा है बदीन में, जहां पर पीपल्स पार्टी के मुकाबले में होंगे साबिक पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर और अहम रहनुमा डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब। इस दफा वो कॉन्टेस्ट करेंगे पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो ये कहा जा रहा है कि ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा और इसीलिए इस इशू पे बात करने के लिए और चंद इशूज पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन करेंगे बदीन से डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब। मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, इस बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी बासानी जीत गई। दोनों डिवीजन में 80% से ज्यादा सीटें ली हैं। बहुत सारे इल्जाम उन पे लगते रहे करप्शन के, बहुत सारे इल्जाम उन पे लगते रहे कि उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है। आपने कहा चोरों की पार्टी है पीपल्स पार्टी, लुटेरों की पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद बासानी जीत गई पीपल्स पार्टी। बड़ा अच्छा सवाल है। वजह सीधी सीधी है कि लोग अभी तक जो हैं वो समझ रहे थे कि एक जेन्युइन इलेक्शन होगा और ऑनेस्टली इलेक्शन कराया जाएगा, ट्रांसपेरेंट होगा, जो बातें की जा रही थी। लेकिन डे वन से प्री पोल रिगिंग स्टार्ट की गई वहाँ पे, उसके बाद ड्यूरिंग पोल रिगिंग की गई, अब पोस्ट पोल रिगिंग भी की जा रही है। तो इनके लिए शायद अवाम तैयार नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास गवर्नमेंट पहले ही एक्सपोज हो चुकी थी। आपको याद होगा कि चंद माह पहले मेरे पे एक बहुत बड़ा हमला किया गया था, मेरे पे चढ़ाई की गई थी पुलिसें और ये सब कुछ। तो उन्होंने अपनी ताकत आजमाई, हमने अवाम की ताकत से उनका मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह फतह हमारी हुई। तो इसलिए वी आर वेल प्रिपेयर्ड। इंशाअल्लाह हम डंडे का जवाब डंडे से देंगे, गोली का जवाब गोलियों से देंगे। तो इसलिए वी आर रेडी और इंशाअल्लाह हम जीत के 19 तारीख को सिंध की आवाम को मुबारकबाद देंगे इलेक्शन जीतने की। मिर्जा साहब, जिन केसेस के हवाले से आप बात कर रहे हैं, जैसे स्टेट पावर को आपके खिलाफ यूज किया गया, वहां पर अवाम आपके सपोर्ट में कम नजर आई। जो कोर्ट थे, आप कोर्ट में गए और कोर्ट से आपको जो है स्टे मिले हैं इन एफआईआर के हवाले से। केसेस में टेक्निकली तो जाहिर है कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ता है, कोर्ट का सहारा लिया, लेकिन मैं 5 दिन मुझे मुआसरे में रखा गया यहाँ मेरे फार्म पे। आपको याद होगा, आप ही के मेहरबानियों से कैमराज ने पूरी दुनिया को दिखाया। तो वो जो रेजिस्टेंस था गवर्नमेंट के फोर्सेस को न्यूट्रलाइज, तो ये गरीब अवाम ने जो सिंधी टोपी पटके और अजरक वाली बदीन की अवाम है, जो कि उन्होंने वो निकले सड़कों पे, रोडों पे, उन्होंने मेरी हिफाजत की और मुझे बचाया, वरना तो मुझे मारने का प्लान था। जो धांधली के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से आप बेहतर जानते हैं, हर हारने वाली जमात जो है धांधली का इल्जाम लगाती है। तहरीक इंसाफ ने बहुत इल्जाम लगाए, कोई सबूत नहीं दिए। आपके इल्म में क्या है, किस किस्म की धांधली हुई है? कल मेरे साथ सईद गनी साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा क्या सिंध के लोग बेवकूफ हैं कि अगर हम इतने ही बुरे होते तो सारे के सारे 80 सीटें हमें मिल जाती? क्या किस किस्म की धांधली आपके ख्याल में हुई है सिंध में? सबसे पहली बात मैं आपके उस जुमले से शुरू करूंगा कि हर इंसान धांधली का रोना रोता है। मैंने कभी भी इलेक्शन में धांधली का रोना नहीं रोया और अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से मैं हर इलेक्शन बदीन ज़िले का अवाम की मदद से, बदीन वालों गैरतमंद इंसानों की मदद से मैं जीता हूं। तो मैं एडवांस में कहता हूं कि रोना तो वो रोएगा जो हारेगा। हमने हारना सीखा ही नहीं और हम अवाम के लोग हैं, अवाम में होते हैं, इसलिए इंशाल्लाह हमारी फतेह होगी। सबसे पहली बात, धांधली के कई तरीके हैं जो कि यहाँ भी की जा रही है, लेकिन हम उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जो पब्लिक सर्वेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी जिसको कहा जाता है, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें और इदारे भी हैं, एसीज, डीसीज एंड जो मुख्तियार कार और तपेदार वगैरह सब, उनमें हिम्मत नहीं है कि वो हमसे धांधली करे, हम उन्हें करने नहीं देंगे। कोशिश की जा रही है, यकीनन ओवरनाइट पोलिंग स्टेशंस चेंज कर दी जाती हैं, एक जगह के वोट दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाते हैं। ये बेसिक धांधली का ये तरीका है। उसके अलावा इलेक्शन डे के अंदर ठप्पे मारे जाते हैं। आपके टीवी कैमरास ने दिखाया कि चीफ मिनिस्टर का खानदान ठप्पे मार रहा था। तो यहाँ चीफ मिनिस्टर खुद भी आएगा
तो हम उसको कमरे से निकलने नहीं देंगे, ठप्पे मारने नहीं देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये जो सूरत हाल है बदीन की जिससे मैं वाकिफ हूँ, आपका बेटा हसाम मिर्जा जो इस इलेक्शन में लड़ रहा है उसके खिलाफ डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो का चचाजाद भाई उसके मध्य मुकाबिल होगा। मेंद्रो साहब मिनिस्टर है, इसके अलावा एमएनए जो है आपके बदीन में कमाल खान साहब वो खुद जो है पीपल्स पार्टी की कैंपेन में वहां पर बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन को बड़ा सीरियसली लेगी। सिंध में तो वैसे ही वो भरपूर तरीके से सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन खास तौर पे क्योंकि आप उनके मध्य मुकाबले वो पूरी फोर्स का इस्तेमाल करेंगी, तो मुझे डॉक्टर साहब आपके जीतने के चांसेस बड़े कम नजर आते हैं। ठीक है, आपका ये ख्याल होगा, लेकिन इंशाल्लाह 19 तारीख को मैं आपके ख्याल को गलत प्रूफ करूंगा इंशाल्लाह। अभी तक 20 साल 25 साल से पीपल्स पार्टी की इलेक्शन है डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा करता था बदीन जिले में, तो मुझे भी उनका पोटेंशियल और उनका दम खम पता है कि क्या दम है। आसिफ जरदारी को जितना मैं जानता हूं, आसिफ की मदर और आसिफ के फादर भी नहीं जानते थे। तो इसलिए जो वो बुली है आसिफ, जो बैठ गया है जाके वहाँ पे दुबई में, मुझे पता है कि वो जब भी उसको कोई हरकत करनी होती है वो अपनी एलिबाई क्रिएट करता है, या जेल में रह के या मुल्क से बाहर रह के, उसके बाद कोई वाकया करवाता है ताकि डायरेक्टली उस पर रिफ्लेक्ट न किया कर सके। उसका भी मेरे पास बंदोबस्त है। आई नो हिज स्ट्रेंथ। किस किस्म का वाकया एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मर्तबा डॉक्टर मिर्जा साहब, किस तरफ आपका इशारा है? कुछ किस्म का भी हो सकता है जिसकी इंडिकेशन खैरपुर में मिली। खैरपुर में ज्यादती की, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपेयर्ड हूं। आई कैन मैच देयर फायर पावर एंड आई विल रिटर्न देयर फायर पावर विथ इक्वल स्ट्रेंथ और विथ मोर स्ट्रेंथ। खैरपुर में जो हुआ, पीपल्स पार्टी कह रहे हैं वो हमारे लोग नहीं थे, वो जुनेजो ग्रुप के लोग थे जो पर वहां पर आके फायरिंग करके गए। और दूसरी बात साथ साथ ये भी बता दें, क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि किसी खूनी किस्म का इलेक्शन बदीन में होने जा रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप भी जो है बंदूक का जवाब बंदूक से देंगे? जुनेजो ग्रुप किसके साथ है? जुनेजोस किसके साथ हैं? सांगड़ में जुनेजोस पीपल्स पार्टी के साथ हैं, और लाड़काना में जुनेजो पीपल्स पार्टी की। ये कौन सा नया जुनेजो ग्रुप आया जो कि इतना पावरफुल है कि आते हैं और पीर यूनिस साईं के बेटे पे आके फायरिंग करते हैं? ये कहां से आया? ये आसिफ जरदारी फोर्स थी। आसिफ जरदारी ने पीर साहब पगारों को सबक सिखाने के लिए किया, इसलिए किया कि उन्होंने पीर साहब पगारों की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम अनकंडीशनल डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा की सपोर्ट अनाउंस की। ये उसकी उनको सजा दी गई है। आपका फंक्शन लीग से अब इत्तेहाद हो गया, तो इसकी सजा जो है फंक्शन लीग को दी गई है। मेरे पास पीर साहब जब आए थे फातिहा करने, उससे 2 हफ्ते पहले से देवर बेगिंग पीर साहब कि खुदा का वास्ता है डॉक्टर जुल्फिकार से कोई भी इलाक नहीं करें, उसकी मदद न करें, आप हमें ज्वाइन करें, हम आपको हुकूमत में भी शामिल करेंगे और आपको मिनिस्ट्रीज भी देंगे। लेकिन उन्होंने उनकी ये ऑफर रिफ्यूज़ की और उन्होंने हक और सच का साथ देने का वादा किया, और हक और सच का अलम अपने दादा और अपने वालिद की तरह बुलंद किया। आप समझते हैं कि कोई खूनी इलेक्शन होने जा रहा है बदी में, और अगर हालात इतने सेंसिटिव हैं तो क्या आपकी तरफ से मुतालबा किया जाएगा कि सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए रेंजर्स का इस्तेमाल किया जाए? हम पहले ही कह चुके हैं, इलेक्शन कमीशन में काफ़ी पार्टीज मिलके जो पीपल्स पार्टी की मुखालफत में इलेक्शन कर रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन में गए थे, हमने ऑफिशियली मुतालबा किया कि फौज लगाई जाए, कम से कम रेंजर्स लगाई जाए। अगर वो ये गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की नहीं लगा रही तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी की नीयत में कोई खलल है। तो बिल्कुल फौज आनी चाहिए। और मैं स्पेशल जिक्र करूंगा अपने बदीन का। बदीन इज वेरी सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट, इट इज बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट। हमारा बॉर्डर इंडिया से मिलता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंडियन बॉर्डर तक है। इंडिया से बॉर्डर करीब है इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट सेंसिटिव है, या जो इलेक्शन का माहौल वहां पे बन रहा है उस वजह से सेंसिटिव है? नहीं, देखें, यहाँ इलेक्शन में कोई भी एक्टिविटी इजीली हो सकती है दुश्मन मुल्क के इंस्टिगेशन से, तो इसलिए भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं हमारे जिले के, तो यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ये जो इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं, ये आप बोतल और कहीं कहीं कुछ इलाकों में आप बकरी के निशान पर लड़ रहे हैं, तो आपने जो पार्टी बनाने का फैसला किया था कि एक पीपल्स पार्टी का ग्रुप बनाएंगे जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के प्रिंसिपल्स पर होगा वो ग्रुप,
ये वो पार्टी नहीं है जिसके अंदर आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी, इलेक्शन हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के प्रिंसिपल्स पे ही कर रहे हैं। मैं जीता भी प्रिंसिपल्स पे हूं उनके, और इंशाल्लाह मैं मरूंगा भी उन्हीं के प्रिंसिपल्स पे चलते हुए। जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी रजिस्टर ओवरनाइट नहीं हो जाती। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह आसिफ जरदारी जैसे पार्टी चला रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी रजिस्टर कराने में हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगते हैं। डॉक्टर साहब, ये बात आप पहले भी कर चुके हैं, बल्कि आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं, आपने ये भी कहा था कि सिंध हुकूमत को भी वो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड की तरह चलाते हैं। लेकिन इस इलेक्शन जीतने के बाद आसिफ अली जरदारी साहब का बयान आया, उन्होंने कहा कि जो लोग कहते थे पीपल्स पार्टी खत्म हो रही है या पीपल्स पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है, वो आज देख लें कि पीपल्स पार्टी जिंदा है, एक्टिव है, और पब्लिक सपोर्ट जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ है। मैं आसिफ जरदारी को ओपन चैलेंज करता हूं आपके चैनल के तवज्जुह से कि वो जिस तरह इंटरिम गवर्नमेंट होती है 3 महीने की, 3 महीने के लिए पीपल्स पार्टी को हुकूमत सस्पेंड करके इलेक्शन करके दिखाए, हम आसिफ जरदारी की ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने 2011 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सभी को याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने कस्में खाई, आपने कुरान उठाया, आपने कहा कि मैं अब सियासत नहीं करूंगा, सियासत और मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। क्या वजह है कि इसके बाद ना तो आप पार्टी बनाने का फैसला कर रहे हैं, आप साथ साथ इलेक्शन भी, बल्दियाती इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और भरपूर तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या ऐसी मजबूरी है डॉक्टर साहब जिसने आपको इस कसम तोड़ने पर मजबूर कर दिया है? मैंने सियासत, इलेक्टोरल सियासत अपनी जात के लिए कहा था, जिसमें मैं आज भी पाबंदी से अमल दरामद कर रहा हूं। मैं खुद इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रहा, उसका मतलब ये तो नहीं होता कि आई शुड लीव माई कंट्री टू डॉग्स। कुत्तों के हवाले तो मैं मुल्क को नहीं कर सकता या अपनी कौम को। मैं यकीनन जुस्तजू करूंगा, लड़ूंगा, और इंशाअल्लाह ये लड़ाई अगर स्ट्रीट्स पे करनी पड़ी तो मैं अपनी कौम के लिए वो भी करूंगा, पाकिस्तान के लिए मैं लड़ूंगा। नहीं, लेकिन उस वक्त जब आपने सियासत छोड़ने का कहा था तो सिर्फ आपने ये तो नहीं कहा था ना कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, यानी कि मैं खुद उम्मीदवार नहीं बनूंगा। उस वक्त तो ये भी कोई आपके जहन में शायद था कि एक पार्टी आप बनाएंगे, आप पार्टी बना रहे हैं, आप कैंपेन कर रहे हैं, इससे ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स क्या हो सकती है डॉक्टर साहब? मैंने एग्जैक्टली अपनी जात के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आप मेरी वो क्लिप दोबारा देख लीजिएगा प्लीज। अच्छा, तो आप पार्टी भी बनाएंगे और इसके साथ साथ जो है आप इलेक्शन कैंपेन भी करते रहेंगे? पार्टी भी करूंगा और चोरों और डाकुओं को जूतियां भी मारूंगा इंशाअल्लाह। आपकी जो मेरा आखिरी इंटरव्यू किया था, आपको बड़ी उम्मीद थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है इस पार्टी को भी ठीक करेंगे, वो इकदाम लेंगे जो लेने की जरूरत है। तो क्या मायूस हो चुके हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी अब इस पार्टी को ठीक नहीं कर सक रहे, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उसी कैंप में हैं जिसमें जरदारी साहब है, या उनकी जैसी सोच है? यकीनन वो मेरा ख्याल है कि मतलब हम मायूस होते जा रहे हैं, कंप्लीटली मायूस नहीं हुए हैं, और वो उनके प्रेशर्स और दुनियावी जो ज़रूरियात हैं उनकी वजह से शायद इस तरह रिवोल्ट नहीं कर पा रहे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपके ख्याल में क्या ऐसी मजबूरी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की? पार्टी के वो चेयरमैन हैं, भुट्टो का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, फिर क्या ऐसी मजबूरी है कि वो रिवोल्ट नहीं कर पा रहे? एक मजबूरी उनका वालिद है, दूसरी पुप्पी है, और दूसरा हर चीज़ के लिए कुछ लवाजमात चाहिए होते हैं। अगर वो अपने वालिद को इस वक्त छोड़ते तो उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ भूखी आवाम उनके साथ होगी। लेकिन भूखी आवाम को मोबिलाइज करने के लिए भी चंद चीज़ों की ज़रूरत है जो उनके पास नहीं रहेंगी। मेरे ख्याल है वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, और हम भी इंतज़ार करेंगे जब तक हम उनके लिए हमवार रास्ता करते रहेंगे। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब आप इंतजार तो नहीं कर रहे, आप तो बिलावल भुट्टो साहब की पार्टी के मुखालिफ एक पार्टी बनाने जा रहे हैं, और आप भी सिंध में उनको चैलेंज करेंगे जहां पे बिलावल भुट्टो साहब की पार्टी इस वक्त रूल कर रही है। जिस दिन वो अपने वालिद को खैर बात कहेगा, डॉक्टर जुल्फ़िकार उसके साथ होगा। अच्छा, अभी आपने ये कहा कि आपकी सियासत जो है, आपकी ये जो नई पार्टी है, ये उन प्रिंसिपल्स पे होगी जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हैं, तो उसमें फिर अरबाब रहीम साहब की जगह कहां से बनती है? आपने अरबाब रहीम साहब से मुलाकात की है, और सिर्फ मुलाकात नहीं की, बदीन में और थर पार्कर में उनके साथ इत्तेहाद भी कायम किया है। आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि डॉक्टर अरबाब रहीम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू पीपल्स पार्टी के बारे में क्या रहा है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर उन्होंने कैसे कैसे इल्जाम लगाए।
तो फिर कैसे आप कहते हैं कि ये वो ग्रुप है जो कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा अरबाब रहीम के साथ जब आप हाथ मिलाते हैं? तो देखिए, पॉलिटिक्स में कभी कभार आदमी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, वो नहीं होनी चाहिए, वो अरबाब साहब की गलतियां हैं। लेकिन अगर एज अ पर्सन आप उनकी कारकर्दगी देखें, शहीद भुट्टो और शहीद रानी का प्रिंसिपल क्या था कि गरीबों के लिए, जिनको भूख है उनके लिए रोटी, जिनके पास कपड़ा नहीं है उनके लिए कपड़ा, जिनके पास मकान नहीं है उनके पास छत, रोटी, कपड़ा और मकान। मैं समझता हूं कि आसिफ जरदारी ने वो रिवर्स कर दिया अनफॉर्चुनेटली, जो उनके प्रिंसिपल्स को टर्न अराउंड करके रोटी, कपड़ा और मकान जिनके पास भी था उनसे छीनना शुरू कर दिया और अपने पास जमा करना शुरू कर दिया। अरबाब रहीम पे एक एलिगेशन 10 रुपए की भी करप्शन की नहीं है, आप ढूंढ के मुझे दे, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप थर जाएं, थर में जो उन्होंने डिफिकल्ट टेरेन में जो उन्होंने नेटवर्किंग की है, रोड्स की, और थर को ओपन किया है कि आज हमारे में इतना दुल गुर्दा पैदा हुआ कि हम थर कोल को एक्सप्लॉइट करने के लिए पहुंचे हैं। ये अरबाब रहीम के जो है मरून मिन्नत था और अरबाब रहीम का कारनामा है। डॉक्टर साहब, आपके नए इत्तेहादी हैं, आप उनकी बेशक तारीफ कर सकते हैं, लेकिन हकीकत इससे मेरे ख्याल से बरक्स है। एक तो ये कि जब आपकी हुकूमत आई, जब आप होम मिनिस्टर बने, अरबाब रहीम साहब की हुकूमत पे बहुत सारे करप्शन के इल्जाम आपने लगाए, शायद वो सियासी इल्जाम हो, वो आप मुझे बेहतर बता सकते हैं। साथ साथ थर के हालात हमने देखे हैं, उससे पसमानदा जिला मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में नहीं है। बहुत सारे, मतलब सैकड़ों की तादाद में वहां पे गोस्ट स्कूल्स हैं जिनको आप सिर्फ कागज पे देख सकते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते। भूख और अफलास, मतलब हर तरीके से आप देख सकते हैं कि थर पाकिस्तान का सबसे पसमानदा इलाका है। आप खुद इस बात से बाखबर हैं, फिर आप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है डॉक्टर अरबाब रहीम साहब की। जो रोटी, कपड़ा, मकान भुट्टो का नारा था वो नहीं दे सके जरदारी साहब, लेकिन वो क्या अरबाब रहीम ने दिया है? अरबाब रहीम ने सड़कें दी हैं। मैं देखे, ये तो नहीं कि उनको जो 100 नंबर्स है वो उनको मैं दे रहा हूं, लेकिन 100 में 10 मार्क्स भी अरबाब रहीम को हम दे सकते हैं, बाकियों को आप नहीं दे सकते। आसिफ जरदारी ने क्या किया? पानी का प्रॉब्लम है जो अरबाब रहीम शायद रिजॉल्व नहीं कर सका, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसको एक्सप्लॉइट करके खरबों रुपए कमाए आरओ प्लांट्स की शक्ल में। वो उमर गिलानी का आप जरा रिकॉर्ड निकाल के देखें कि कितने प्लांट्स निकाले। जो आसिफ जरदारी पूरे खानदान के साथ गया, इनॉग्रेट किया, 3 दिन बाद वो आरओ प्लांट बंद हो गया, आज दिन तक बंद है, खरबों रुपए का। तो ये तमाशे अब खत्म होने चाहिए। अरबाब रहीम ने जो, मतलब वो कहते हैं गिव अ डेविल हिज ड्यू, आई एम गिविंग अ डेविल हिज ड्यू। मैं अननेसेसरी, और मैंने कभी भी अरबाब रहीम पे जात पे करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया, ये रिकॉर्ड पे है सब चीजें। नहीं, उनकी हुकूमत ने लगाया तो जिम्मेदारी तो उनकी बनती है, और आपकी हुकूमत ने भी उस पे लगाया। तो क्या वो इल्जाम सिर्फ सियासी इल्जाम थे आपकी तरफ से उनकी हुकूमत पर, या जो है वो सीरियस इल्जाम थे कि वाकई करप्शन हुई उनके दौर में? हुकूमत करप्ट हो सकती है, करप्ट होती है, उसका मतलब ये नहीं है कि अरबाब रहीम जात में करप्ट हो गया। आसिफ जरदारी जात में मॉरली करप्ट है, मॉनेटरीली करप्ट है, हर लिहाज से करप्ट है। आई नो हिम इनसाइड आउट। ठीक है, मैं एक ब्रेक लूंगा और इसके बाद अरबाब रहीम साहब पर ही मुझे चंद सवाल करने हैं। इसके अलावा जो सिंध की सियासत है उस पर भी मजीद बात होगी, पीपल्स पार्टी कहां जा रही है उस पर भी मजीद बात करेंगे, कराची में भी बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, एक उस पर भी बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब। डॉक्टर मिर्जा साहब, हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले अरबाब रहीम साहब के हवाले से, मैं कुछ और भी इस हवाले से जो है हकाइक सामने रखना चाहूंगा। अरबाब रहीम साहब ने आप पर यह इल्जाम लगाया था कि आपने प्रोफेशनल किलर्स जो हैं हायर किए हैं उनको असैसिनेट करने के लिए, उनको कत्ल करने के लिए, और उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो आसिफ अली जरदारी और डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा पर आएगी। जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में की थी और उन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर जुल्फिकार ने प्रोफेशनल किलर्स को $, दिए हैं और मुझे मर्डर कराने के लिए। वो उनकी गलत फहमी थी, मेरा ख्याल है वो गलत फहमी दूर हो गई है। गलत फहमी दूर हो गई है, ये उस वक्त दूर हुई थी या अब जाके दूर हुई है? आई डोंट नो, ये आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा, ये उनसे रेलेवेंट क्वेश्चन है, आप उनसे पूछ लीजिएगा मौका कभी मिले तो। क्योंकि इसके बाद आपने जो है एक लीगल नोटिस भी भेजा था और 500 मिलियन का आपने लीगल नोटिस भेजा था कि उन्होंने आप पर गलत इल्जाम लगाए, डेफेमेशन केस आपने उन पर किया था।
तो वो 500 मिलियन मेरे ख्याल से अब तक तो आपको नहीं मिले डॉक्टर मिर्जा साहब। और साथ साथ आपसे जब पूछा गया था इस बारे में कि ये इल्जाम आते हैं, तो आपने कहा था कि डॉक्टर अरबाब रहीम मेंटल पेशेंट है। जी मैंने कहा होगा, अब सियासत में बहुत सी चीज़ें ऐसे कह दी जाती हैं, और जो लीगल नोटिस का आप कह रहे हैं वो अभी तक हाई कोर्ट में पेंडिंग है मेरा केस डेफेमेशन का, जो कि अनकरीब मैं विड्रॉ कर लूँगा। अच्छा, तो आपने भी ये भी कहा था जब उनसे मुलाकात हुई थी कि हम पुरानी बातें भुला दी हमने, तो ये उनके इल्जामात आपने भुला दिए हैं, आपका मेंटल पेशेंट कहना डॉक्टर अरबाब रहीम साहब को उन्होंने भुला दिए, इस चीज़ों को भी आप पीछे छोड़ाएं? जी हाँ, सब बातें पीछे छोड़ा है, क्योंकि मेरे सारे झगड़े जो थे वो आसिफ जरदारी की वजह से थे और आसिफ लीग की वजह से थे, इसलिए मैंने वो सब झगड़े अपने भुला दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो भी भुला देंगे। अगर नहीं भुलाएंगे तो आई विल फेस देम। सर, बहुत सारे लोग पहले भी पीपल्स पार्टी को यही कहते हुए छोड़ चुके हैं और बाद में यही कहते रहे कि हम पीपल्स पार्टी का असल ग्रुप है, ये पीपल्स पार्टी जो है वो असल पीपल्स पार्टी नहीं है, चाहे वो जतोई साहब हो, चाहे मुमताज भुट्टो साहब हो, या हालिया दौर में नाहिद खान हो, सफदर अब्बासी साहब हो, किसी का भी हमने सियासी मुस्तकबिल ब्राइट नहीं देखा है। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब, फिर आप कैसे पूरी उम्मीद है कि आप बड़े कामयाब हो जाएंगे और असल पीपल्स पार्टी जो है वो आप उसको आगे लेके चलेंगे? नहीं, आप ब्राइट मुस्तकबिल की मायना क्या समझते हैं? क्या है कि कोई आदमी चमचागिरी करके और मिनिस्ट्रियां ले ले और माल कमाए, वो ब्राइट फ्यूचर है? जतोई साहब को हमेशा आप एग्जाम्पल देते हैं, मैंने कभी भी उस चीज़ का जवाब नहीं दिया। जतोई साहब को 1 सीट मिलती थी या 2 मिलती थी, अब जतोई साहिबान 5 सीटें निकाल लेते हैं अपने जोर पे, तो आप कैसे कहते हैं कि उनको पजीराई नहीं हुई? पंजाब में भी उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़ा करके और इलेक्शन जीते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इख्तलाफ प्रिंसिपल्स पे करके आवाम की खातिर अगर जो भी पीपल्स पार्टी छोड़ के गया है उसने फ्लरिश किया है, उसको आवाम ने हमेशा शाबाशी दी है। सफदर अब्बासी की आपने बात की, सफदर अब्बासी इस वक्त उनका मतलब इन्फेंट है पार्टी जो उन्होंने रजिस्टर कराई है। आपने तो ठीक है, आपने गिले शिकवे माफ कर दिया, आपने कहा चलें दरगुजर करते हैं, इस वक्त जो है आपके सामने एक बड़ा कॉज है कि आपने सिंध को बचाना है, सिंध की आवाम को बचाना है। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ाम लगाया था, अपनी कैबिनेट के साथ मीटिंग हुई, इसके बाद रिपोर्टर्स के साथ बात हुई, डॉक्टर अरबाब रहीम ने कहा कि 90 बिलियन उन्होंने करप्शन किए, उनको चाहिए कि कौमी खजाना जो लूटा ये वापस किया जाए, जिसपे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी डेफेमेशन केस किया था, उनके खिलाफ लीगल केस किया था 100 मिलियन का। तो आपने तो चले उनको माफ कर दिया, लेकिन मुझे नहीं याद है कि अपनी जिंदगी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कभी डॉक्टर अरबाब रहीम साहब को माफ किया था। उनको मौका नहीं मिला, उनके पास हकायक नहीं थे। अरबाब रहीम ने अगर ये बात की थी तो अरबाब रहीम ने ये गलत बात की थी मोहतरमा पे। मोहतरमा के आड़ में करप्शन सिर्फ और सिर्फ आसिफ जरदारी कर रहा था, जिसको गलती से 10% कहा गया था 90%। तो अरबाब रहीम ने अगर ये कहा है तो अरबाब रहीम ने गलत ये कहा था। इंशाल्लाह जब वक्त आएगा जी, तो मैंने अरबाब ये रहीम कहा है, इसकी तस्दीक आप मेरे ख्याल से डॉक्टर अरबाब रहीम साहब से कर सकते हैं, अब वो आपके दोस्त भी हो गए, आपके इत्तेहादी भी हो गए, कि उन्होंने करप्शन का इल्जाम लगाया था 90 बिलियन का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे, जिसके बाद मोहतरमा ने केस किया था उन पे 100 बिलियन का। मैं अरबाब रहीम से मैं जरूर पूछूंगा और मैं उनसे सवाल ये जरूर करूंगा कि उन्होंने ये क्यों लगाया था, अगर लगाया था तो उनके पास क्या सबूत है इस चीज के। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं आपके जाती जो मेहरबानियां आप पर हुई हैं, सियासी मेहरबानियां हुई हैं, तो वो तो आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से हुई हैं, मोहतरमा की तरफ से नहीं हुई। होम मिनिस्टर आपको बनाया आसिफ अली जरदारी साहब ने, फैबिना मिर्जा साहिबा को MNA का टिकट दिया आसिफ अली जरदारी साहब ने, स्पीकर भी बनाया उनको आसिफ अली जरदारी साहब ने। आपने जब कहा पीपल्स पार्टी में छोड़ रहा हूं, सियासत नहीं करूंगा, हसनैन मिर्जा आपके साहबजादे को टिकट भी 2 मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी ने दिया है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया। डॉक्टर मिर्जा साहब देखें, पीपल्स पार्टी जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की है, उसमें ग्रुप जो है इस वक्त आसिफ जरदारी का काबिज है। मुझे अगर होम मिनिस्टर बनाया तो मेरे में कुछ अहलियत देखी होगी। शहीद रानी की हिफाजत डॉक्टर जुल्फिकार करता था, आसिफ जरदारी का कोई और दोस्त नहीं करता था। कराची कारसाज वाकया उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जब मेरे से सिक्योरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली गई और रहमान मलिक को दे दी गई तो आपने देखा कि क्या हाल हुआ। जिंदगी, मैं ये नहीं कहता कि कोई मैं बचा लेता मोहतरमा को, लेकिन अगर बचा नहीं सकता तो अपनी जान भी उनके साथ में देता मोहतरमा को बचाते हुए। तो मेरा परफॉर्मेंस देख के उन्होंने मुझे मिनिस्ट्री दी। शायद उनके जहन में
कुछ और प्लानिंग होगी कि मैं इस मिनिस्ट्री में दे के मैं कुछ काम डॉक्टर साहब से लूँगा, जो कि वो लेने में नाकाम रहा। और मैंने अपनी धरती के लिए ऑनेस्टली काम किया और परफॉर्म किया। ये और कौन सा काम था जो आपसे लेना चाहते थे होम मिनिस्टर बना के आसिफ अली जरदारी साहब? आई डोंट नो, मतलब है जिस तरह औरों को प्राइवेटली यूज किया जाता है इस तरह यूज करने का शायद जहन में होगा, आई डोंट नो, लेकिन मेरा ये अंदाजा है। उसके अलावा मेरी वाइफ को अगर स्पीकर बनाया तो कोई मेहरबानी नहीं की। मेरी वाइफ और मेरा पार्टी के अंदर कंट्रीब्यूशन आसिफ जरदारी से ज्यादा है। देखिए, इस पे तो मैं आपसे चैलेंज नहीं करूंगा कि डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने बड़े अच्छे तरीके से 5 साल हाउस चलाया, इसमें तो कोई मेरे ख्याल से दो राय नहीं, इस पे सब एतराफ करते हैं इस बात का। आपकी होम मिनिस्टर की अहलियत शायद होगी, लेकिन जो हाल रहा है कराची का उन 2-3 सालों में जितनी किलिंग हुई है उससे ऐसा लगता है कि आपने भी डिलीवर नहीं किया, आपने अपने फराइज ठीक तरीके से अंजाम नहीं दिए, इसलिए वो किलिंग्स वहां पे हो रही थी। वजूहत उसकी कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन मेरा बुनियादी नुक्ता यह है मिर्जा साहब कि 27 दिसंबर 2007 मोहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी का हर फैसला आसिफ अली जरदारी साहब लेते हैं, चाहे वो आपको होम मिनिस्टर बनाने का हो, चाहे फहमीदा मिर्जा को स्पीकर बनाने का हो, चाहे हसनैन मिर्जा को टिकट देने का हो। वो आसिफ अली जरदारी साहब के जाती फैसले थे, उन्होंने फैसला किया था, मोहतरमा ने नहीं किए थे वो फैसले। नहीं तो अगर हम डिजर्व कर रहे हैं और वो फैसले ले रहे हैं तो क्या मेहरबानी कर रहे हैं? मेरी कुर्बानियां नहीं थी या मेरा एक स्ट्रांग सपोर्ट ग्रुप है पीपल्स पार्टी के अंदर, तो ऐसा वो आराम से मुझे निकाल के बाहर नहीं कर सकते थे। उस वक्त भी, उस वक्त वो खुद वीक थे। उसके बाद जब उन्होंने लूट बाजारी शुरू की और माल बनाना शुरू किया, उस वक्त मेरी ज़रूरत उन्हें नहीं थी, इसलिए वो भी मैंने खुद छोड़ा, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे नहीं निकाला। आप लोगों की मेमोरी पता नहीं क्यों बहुत शॉर्ट मुझे याद है आपने खुद इस्तीफा दिया था, मुझे याद है वो मैंने क्यों दिया था। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी? यही कराची किलिंग्स, मुझे सैबोटाज किया जाता था, रहमान मलिक को भेज दिया जाता था, अल्ताफ हुसैन को गोद में बिठा लिया गया था, तो यही वजूहत थी जो मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो मैंने रिजाइन किया। मैं चिपका तो नहीं बैठा रहा। किसने हिस्ट्री में होम मिनिस्ट्री से रिजाइन किया? मुझे एक नाम तो बताएं आप। लेकिन वो इस्तीफों का सिलसिला फिर रुक क्यों गया है? अगर अब इख्तलाफात 2011 के मुकाबले में ज्यादा हो गए हैं, पीपल्स पार्टी उससे ज्यादा करप्ट हो गई है, आसिफ अली जरदारी साहब का होल्ड पीपल्स पार्टी पे पहले से ज्यादा बढ़ गया है, तो फिर क्या वजह है कि डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा आज भी MNA है पीपल्स पार्टी के टिकट पे? क्यों वो इस्तीफा नहीं देती? क्यों हसनैन मिर्जा साहब MPA हैं पीपल्स पार्टी के टिकट पे, क्यों वो इस्तीफा नहीं देते? देखें, वॉर और जंग में टैक्टिकल मूव्स होती हैं, तो ये एक टैक्टिकल मूव है कि वो बैठे हुए असेंबली में दे विल परफॉर्म इन द सिटिंग इन द असेंबली। जब एक असेंबली की एक्स स्पीकर और एक MNA सिटिंग MNA असेंबली के फ्लोर यूज करके हकायक सामने कौम के रखेंगी, तो वो ज्यादा अफेक्टिव होगा या आपकी कैमरा के सामने मैं 100 दफा बोलता रहूंगा वो ज्यादा अफेक्टिव होगा? नहीं, लेकिन असेंबली में बैठने का एक और तरीका भी है ना डॉक्टर साहब, कि आप इस्तीफा दें और आप कहते हैं आप बदीन में बड़े मकबूल हैं, आप खुद इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़के आए और असेंबली में बैठे। बेटा आपका प्रोविंशियल असेंबली में बैठेगा, फहमीदा साहिबा नेशनल असेंबली में बैठेंगी, अपने आजाद उम्मीदवार के बतौर आजाद उम्मीदवार बैठेंगी। क्या जरूरत है पीपल्स पार्टी के टिकट पर बैठने की? इधर यू आर वेरी नाइव और आई एम सॉरी, आप बहुत बिल्कुल ही आपको कोई नोहा ही नहीं है इलेक्शन का, इसलिए कि इलेक्शन मुफ्त में पाकिस्तान में नहीं होते। कोई भी अगर कहे कि मैं मुफ्त में इलेक्शन करके आया हूं, वो सबसे बड़ा झूठा है। इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सर वो है आपके पास, मैं जानता हूं वो है आपके पास करोड़ों रुपए इलेक्शन लड़ने के, आप लड़ सकते हैं। मेरे पास हराम का नहीं, मेरे पास हलाल का है, इसलिए मैं खाम खा वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने घर बार बेच के भी आवाम के लिए ये इलेक्शन पे लगाऊंगा। क्योंकि 2018 अब ज्यादा दूर नहीं है, उसमें मुझे यकीन है कि आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे, आपकी फैमिली जो है अपना सियासी जो है करियर जारी रखेगी। वो मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के टिकट पे होगा। उस वक्त आपको या तो कोई और पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी या जो अपनी आप पार्टी बना रहे हैं उस पर पैसा लगा के आपको लड़ना पड़ेगा। ये वाली आसिफ जरदारी का टिकट मांगने को भी मैं गाली समझता हूं। हम टिकट मांगेगी भी नहीं तो आप टिकट पे लड़ने का सवाल ही पता नहीं होता। डॉक्टर आसिम साहब की गिरफ्तारी बहुत बड़ा अमल था, पीपल्स पार्टी को बड़ा एक इस पे धचका लगाए। आपके ख्याल में ये एहतसाब का अमल उसी तरीके से जारी है, चाहे ब्यूरोक्रेसी के हवाले से हो चाहे सियासतदानों पर हो, वैसे ही जारी है या खत्म हो गया है? नहीं, मैं समझता हूं जारी है। एहतसाब 93 से, बल्कि उससे भी पहले से एहतसाब मुख्तलिफ सूरतों में किया गया, जिसमें आसिफ जरदारी जेल में भी रहा लेकिन प्रूफ कुछ नहीं हुआ। तो इस दफा
ये बहुत अच्छी बात है कि इस दफ़ा एहतसाब ये ऐसा नहीं करना चाहते कि दोबारा मजलूम हो जाएं और दोबारा हम बड़े कौम के सामने खड़े हों कि जी इतने साल हमें जेल में रखा, एहतसाब किया लेकिन मिला कुछ नहीं। तो इस दफ़ा फूक फूक के जो है पैर रखा जा रहा है। इंशाल्लाह इसका रिजल्ट अच्छा आएगा और एहतसाब जारी और सारी रहेगा इंशाल्लाह। आपके ख्याल में अब जो पीपल्स पार्टी ने फेज 1 में परफॉर्मेंस दिखाई है सिंध में, इसके बाद उनका एतमाद बहाल हुआ है, आपके ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब वापस आएंगे पाकिस्तान, जल्द आएंगे? आपके ख्याल में आपके पुराने दोस्त शर्जील मेमन साहब, क्या वो भी जो इतला दी है कि वो दुबई में, क्या वो भी आपके ख्याल में वापस आएंगे और उनका एतमाद बहाल हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़ी जान है, अभी भी इलेक्शन जीत सकते हैं हम? मैं समझता हूं कि कभी भी नहीं आएंगे। इलेक्शन जीतने से कोई क्रिमिनल्स और करप्ट लोगों को माफ़ी नहीं मिल जाती। ये कोई जुडिशल जजमेंट नहीं है, तो ये इसलिए ये मैनिपुलेटेड इलेक्शन है। तो आपके ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब, शर्जील मेमन साहब और जो मुल्क से बाहर है वो वापस नहीं आएंगे? इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन हथकड़ियों में आएंगे। तो ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे बिलावल भुट्टो की बड़ी मजबूरियां हो सकती है, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इतना बड़ा वैक्यूम है, ये वही वैक्यूम है जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की शहादत के बाद नुसरत भुट्टो को मिला और इसके बाद बेनजीर भुट्टो साहिबा को मिला। वो भी बड़ी कम उम्र थी उस वक्त। हाँ, ये वैक्यूम इंशाल्लाह बिलावल फिल करेगा अपने, जब बाप को हथकड़ी लगेगी। तो प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इस ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब। मैंने कल इस इंटरव्यू के हवाले से आपकी वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी 2011 वाली, तो उसमें आपने बार बार जिक्र किया था कि आप पीर मजहर के साथ गए थे और किस तरह आपकी लंदन में अल्ताफ हुसैन साहब से मुलाकात हुई थी। पीर मजहर साहब के हवाले से भी नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है और ये उस वक्त की इंक्वायरी है जब वो एजुकेशन मिनिस्टर्स थे, उन्होंने नौकरियां दी थी, उस हवाले से ये इंक्वायरी हो रही है। पीर मजहर साहब आपके ख्याल में इसमें मुलविस थे करप्शन में या बेकसूर है? जितना कहा जाता है उससे ज्यादा मुलविस थे। जितना कहा जाता है उससे ज्यादा मुलविस थे जी। आपके दोस्त थे, आपके साथी रहे, आपने खुद बताया लंदन में आपके साथ गए थे, तो उस वक्त भी वो करप्ट थे? उस वक्त मेरे साथी थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने जो तमाशा किया, मेरे कुरान शरीफ को गलत जाहिर करने की कोशिश की मीडिया पे आके, सिर्फ इसलिए कि वो बकिया साल जो मिनिस्टर हैं वो अपनी करप्शन जारी रखे। लेकिन मकाफात अमल है, अल्लाह ऊपर है, अल्लाह देख रहा है और अल्लाह सुन रहा है हमारी। तो अल्लाह ने वो मकाफात अमल स्टार्ट कर दिया है। अब सबको पता चलेगा कि वो करप्ट है या नहीं। आपने बड़ा मुश्किल काम कह दिया था पीर मजहर साहब को। आपने कहा था पीर मजहर साहब भी मेरी तरह कुरान उठा के ये गवाही दें कि अल्ताफ हुसैन ने हमारे सामने ये कहा था कि हम मुल्क तोड़ने के लिए बैरूनी कुव्वतों का साथ दे रहे हैं। अगर आके वो ये कह देते कि हाँ डॉक्टर जुल्फिकार जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, क्योंकि मैंने कुरान पे ये बात कही। जब मैंने ये उनको मीडिया में चैलेंज किया कि वो कुरान पे हाथ रख के कहें कि अल्ताफ हुसैन ने ये बात नहीं कही, तो कहते हैं कि हमारे सिंध में झूठे लोग कुरान उठाते हैं। जिसमें मैंने कहा कि अगर झूठे लोग कुरान उठाते हैं तो पीपल्स पार्टी टिकट देने से पहले, जिसका फैसला करते हैं, टिकट देने से पहले वीडियो बनाते हैं और कुरान शरीफ पे हाथ रखवाते हैं कि हम लीडरशिप के साथ सच्चे रहेंगे और पीपल्स पार्टी के साथ सच्चे रहेंगे। तो पीर मजहर ने कुरान क्यों उठाया? पीर मजहर की जो बेटी हैं वो एमपीए बनी, उन्होंने कुरान क्यों उठाया? अगर सिंध में झूठा समझा जाता है तो अगर मैं झूठा हूं तो फिर ये सब झूठे। जैसे हमें सिंध में नजर आता है, इंटीरियर सिंध में कोई मुतबादिल नहीं है पीपल्स पार्टी का, ऐसा लगता है कि कराची में भी एमक्यूएम का सियासी मुतबादिल अब तक नहीं है। क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं आप? देखिए, जहां इलेक्शन में बहुत अनलिमिटेड पैसा इस्तेमाल होगा या अनलिमिटेड लालच इस्तेमाल होगी या अनलिमिटेड डंडा इस्तेमाल होगा, जाहिर है वहां जेन्युइन रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आप समझते हैं कि कराची में जेन्युइन रिजल्ट नहीं मिलेगा और इस जेन्युइन रिजल्ट ना मिलने के नतीजे में एमक्यूएम जो है वो जीतेगी? यकीनन। लेकिन अब इतना अगर वैक्यूम है, ये एमक्यूएम वाले खुद भी कहते हैं और हमने भी देखा है कि कोई मुतबादिल उठ क्यों नहीं सका एमक्यूएम में? क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिश की, वो मकबूल भी है वहां पर, लेकिन उस मुकाबले में नहीं आ सके जो अभी तक सियासी कुव्वत है एमक्यूएम की? मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ में बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो खुद उनकी लीडरशिप
अपने ज़ाती इंतशार में मुब्तला है और मैं दुआ करता हूँ कि वो कौम और मुल्क की बेहतरी के लिए इन चीज़ों से निकले और मुल्क के लिए कुछ कर सके। MQM इतने सालों से पावर में है, आप देखें जिसकी भी हुकूमत आती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली MQM पावर में होती है और MQM का पावर थ्रू बैरल ऑफ गन इस्तेमाल होता रहा है 35 साल से। तो 35 साल का डर और खौफ निकलने में मैं समझता हूं कि 35 महीने तो कम से कम लगेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब देखें, इस वक्त जो ऑपरेशन जारी है उससे MQM खुद इस चीज का एतराफ करती है कि हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन उनकी जो बुनियाद है वो कमजोर तो हुई है। अभी आपने देखा कि उस तरीके से ना वो फितरा ले सके और इस तरीके से जो काले जमा करते वो नहीं कर सके इस दफा। तो आपको नहीं लगता कि इसका फर्क बल्दियाती इलेक्शन में नजर आएगा? आप कह रहे हैं कि फिर भी वो इतने बड़े पैमाने पे वो धांधली करके जीत जाएंगे? नहीं, एक दफ़ा अगर फितरा नहीं ले सके और एक ईद पे खाले जमा नहीं कर सके, 35 साल से जो जमा हो रहा है वो माल कहाँ गया? वो तो होगा ना कुछ तो इस्तेमाल होगा, क्योंकि MQM की लीडरशिप का भी लाइफ एंड डेथ का सवाल है, तो वो ज़रूर वो पंप कर रहे होंगे इस वक्त। तो इसमें ज़रा टाइम लगता है और टाइम लगेगा। कराची के हालात आपको कैसे इस वक्त नजर आ रहे हैं? यकीनन आपके दौर से तो बहुत बेहतर हैं। क्या आपको लगता है कि इस ऑपरेशन को मजीद जारी रहना चाहिए? यकीनन मेरे दौर से लाख दफ़ा बेहतर है और मैं दुआ करता हूं कि ये बेहतरी और आती जाए। अगर इस तरह ही डंडा रेंजर्स ने पकड़ा रखा और अपने मुल्क और कौम की खातिर सिर्फ प्रायोरिटी मॉल को कौम को दी और सियासी प्रायोरिटीज ना हुई तो इंशाल्लाह और बेहतरी आ जाएगी। डॉक्टर मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अजीम प्रोग्राम आपने देखा। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।